हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है तारीख 13 नवंबर और आज मन्नापुरम फाइनेंस ने अपने Q2 के नंबर को यहाँ पे रिलीज़ किया है। तो इनके Q2 के नंबर को हम रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ हम आज यहाँ पे हमारे एक मेंबर की जो डिमांड है HDFC बैंक और ICICI बैंक को रिव्यू करने की, वहाँ पर हम उनके स्टॉक प्राइस पे थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और क्या वहाँ पे वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी उभर के सामने आ रही है उसको भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। दोस्तों, इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां मैं आपको लाइव मार्केट न्यूज़ से अपडेटेड रखता हूं। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देर के इस बेहतरीन वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों, मन्नापुरम फाइनेंस का यहाँ पे रिजल्ट रिव्यू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कंपनी ने इस बार जो है इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 75 पैसे का आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा अगेंस्ट द इक्विटी शेयर प्राइस ऑफ फेस वैल्यू 2 रुपीज़। तो यहाँ पे इनका जो डिविडेंड है उसके अगर रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 25 नवंबर की रिकॉर्ड डेट हमें देखने को मिल रही है और ये जो डिविडेंड है आपको 11 दिसंबर के पहले क्रेडिट कर दिया जाएगा। कंपनी के यहाँ पे अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो आप देखेंगे कि लगभग 1554 करोड़ रुपए टोटल यहाँ पे इनकम देखने को मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे करोड़्स में दी हुई हैं, तो यहाँ पे करोड़्स में ही आपको 1554 करोड़ रुपए इनके नेट इनकम देखने को मिलेंगे। प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो लगभग फ्लैट सा ही रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। 1573 करोड़ रुपए प्रीवियस क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो अगेन फ्लैट सा ही रेवेन्यू आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर कंपनी के हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आपको फ्लैट से ही देखने को मिलेंगे ऑलमोस्ट, और जबकि प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे इनके एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ते हुए से दिखाई दिए हैं, जिसका आपको सीधा इम्पैक्ट इनके नेट अर्निंग्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर हम इनके नेट अर्निंग नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देखेंगे कि 436 के कंपैरिजन में यहाँ 369 करोड़ रुपीस का नेट अर्निंग यहाँ पे कंपनी जनरेट करती हुई दिखेगी। वहीं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 405 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। सेम इम्पैक्ट आपको ईपीएस में भी देखने को मिलेगा। 4.8 का ईपीएस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में था, इस बार 4.37 का ही ईपीएस देखने को मिलेगा। प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 5.16 का ईपीएस आपको देखने को मिला था। तो ऑल एंड ऑल अगर देखा जाए तो प्रॉफिट थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इनके स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल सकता है। कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करें तो कंपनी मुथूट फाइनेंस का छोटा भाई आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेम बिजनेस में कंपनी काम करती हुई आपको देखने को मिलेगी। गोल्ड लोन का बिजनेस, माइक्रो फाइनेंसिंग का बिजनेस जो है तो आपको देखने को मिलेगा। वहीं स्टॉक प्राइस की बात करें तो यहाँ पिछली बार जो इनके नंबर आए थे उसके पहले भी एक अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिली थी। नंबर भी ऑल एंड ऑल देखा जाए तो ठीक ठाक से देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद एक अच्छी गिरावट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और स्टॉक प्राइस जो है अपने सपोर्ट पर जाता हुआ दिखा था। लगभग 160 रुपए के सपोर्ट की बात करें, इस बार भी वही कहानी यहाँ पे देखने को मिलती है। कंपनी जो है तो फिर से रैली करता हुआ दिखा रिजल्ट के पहले। एज पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेक्टेड थे कि अच्छे आएंगे, जिसकी वजह से एक रैली करता हुआ दिखा। अगेन ये अपने टॉप पर है फिलहाल ट्रेड करता हुआ, लेकिन अब कल का रिजल्ट माफ़ कीजिएगा, अभी आज का जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से अगर देखें तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के विजन में बात किया जाए तो कंपनी शायद अच्छा कर सकती है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन ग्रोथ पोटेंशियल हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। वही मुथूट फाइनेंस की बात करें तो मुझे यहाँ से ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मुथूट फाइनेंस में लगती है, क्योंकि मुथूट फाइनेंस यहाँ गोल्ड लोन के अगर बिजनेस की बात करें तो इंडिया में आपको नंबर 1 की कंपनी मुथूट फाइनेंस देखने को मिलेगी। मन्नापुरम फाइनेंस एक छोटी सी कंपनी है। मुथूट फाइनेंस जो है तो धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में इसका एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। वहीं मन्नापुरम फाइनेंस अभी की फिलहाल बात करें तो साउथ में ही थोड़ा सा यहाँ पे आपको सिमटी हुई दिखेगी। धीरे धीरे ये भी अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। कंपनी यहाँ पे स्मॉल कैप में भी आपको देखने को मिलेगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना अच्छा है नहीं, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में इस तरीके के मूवमेंट जो हैं आपको देखने को मिलते रहते हैं। कभी ऑपरेटर के द्वारा बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा गिरा भी दिया जाता है।
एक अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे हिसाब से मुथूट फाइनेंस, मेरी एक सजेशन आपको रहेगी कि आप इस तरीके के बिजनेस में जाते हैं एनबीएफसी में, तो मुथूट फाइनेंस इज अ बेटर चॉइस। यहाँ पे मनापुरम फाइनेंस में अभी के लिए तो फिलहाल नहीं, लेकिन हाँ कंपनी का अगर बिजनेस अच्छा होता है, इसका कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा होता है, तो वहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाह रहे हैं इस तरीके के छोटी सी कंपनी में, तो मेरे हिसाब से अगर स्टॉक प्राइस वापस से करेक्ट होकर के यहाँ आपको 170 या 160 के आसपास मिलता है, तो एक छोटा सा बेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, लार्ज इन्वेस्टमेंट जो है तो लार्ज पोर्शन आपका मुथूट फाइनेंस में होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की। देखिए किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमी बूम कर रहा है तो वहाँ पे उसके बूम में जो है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें हमारी कंट्री में, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक देश के बैंकिंग सेक्टर के लीडर माने जाते हैं। और ऐसी कंपनी अगर बैंकिंग सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कंपनीज जो हैं आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल की अगर बात करें तो देखिए मैं बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रहता हूं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में चूंकि बैंकिंग सेक्टर की अगर आप बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने बंधन बैंक को यहाँ पे कवर किया था। बंधन बैंक प्री कोविड के पहले उसका बहुत ही अच्छा यहाँ पे फंडामेंटल देखने को मिल रहा था, काफ़ी इंप्रूवमेंट वहाँ पे देखने को मिल रहे थे कंपनी में। लेकिन कोविड के बाद जिस तरीके से उसमें एनपीए के इशू आए हैं तो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है और काफ़ी नेगेटिव रेटिंग भी मिली है बंधन बैंक को, और उसके स्टॉक प्राइस में एक ज़बरदस्त गिरावट आपको देखने को मिली है। वहीं यस बैंक की बात करें तो इसका हाल किसी से भी नहीं छुपा है। 400 साढ़े 400 का जो स्टॉक हुआ करता था आज 10 रुपए के भाव में मिल रहा है, 13 रुपए के भाव में मिल रहा है। रीज़न यही होते हैं, एनपीए का इशू होता है, कोई एक बड़ी मछली होती है जो पैसे इस तरीके से स्कैम करके और निकल जाते हैं और प्रॉब्लम में आ जाता है इस तरीके का बैंक और रिटेल इन्वेस्टर्स। अभी एक इशू की बात करें तो इंडसइंड बैंक में भी यही इशू देखने को मिला था। विसिल ब्लोअर की न्यूज़ आई थी, अब वो देखना है कि वो कितनी सही है, जहां पे एनपीए को लेकर के अनएथिकल प्रैक्टिस जो है इंडसइंड बैंक में भी हमें देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से आप बैंकिंग सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो इधर उधर किसी भी बैंक में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है अननेसेसरली। आप लीडर के साथ रहिए, आपको एचडीएफसी बैंक के साथ रहना चाहिए, आपको आईसीआईसीआई बैंक के साथ रहना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर बैंकिंग सेक्टर की बात किया जाए तो लीडर में आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। इनकी क्वालिटी की अगर बात करें, एनपीए की मैं बात करूं स्पेशली एचडीएफसी बैंक की, तो आपको 1.0 समथिंग 8 या 9 का एनपीए इस बार देखने को मिला था इनके रिजल्ट में, काफ़ी अच्छे नंबर हैं। वहीं बंधन बैंक के एनपीए की बात करें तो 5 के आसपास देखने को मिला था। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो हैं आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। वहीं आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसने भी एक बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है, और आने वाले टाइम में अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो हो सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक कहीं ना कहीं शायद एचडीएफसी बैंक को भी नंबर्स में पीछे करती हुई दिख जाए। ये मैं बात जो है तो अगले 5 से 10 साल की बात कर रहा हूं, अभी इतना जल्दी तो आईसीआईसीआई बैंक ओवरटेक करती हुई नहीं दिखेगी। बट एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ही आपका चॉइस होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से यहाँ पे सलाह ले सकते हैं। तो अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एकदम वैल्यू बाइंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। 1540 और 1550 का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे हमें एचडीएफसी बैंक में देखने को मिलता है। और अगर कभी यहाँ पे फर्दर गिरावट होती है तो मेरे हिसाब से 1460 का एक और यहाँ पे सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो 1540 1460 ये इसके अच्छे सपोर्ट देखने को मिलते हैं, और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा स्टॉक जो है करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि पास्ट में ऑलरेडी ये इतना ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो देखेंगे आप, बैंक निफ्टी जो है तो काफ़ी लंबे टाइम से अभी रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, और इन स्टॉक्स में अभी तेजी आनी बाकी है। तो ऐसे स्टॉक जो हैं आपको अगर इसे सस्ते प्राइस पर यहाँ पे मिले तो आपको मेरे हिसाब से एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए। अगर इसके यहाँ पे आरएसआई की बात करें तो 37 का आरएसआई चल रहा है, जो कि ये बताता है कि कंपनी एक अच्छे लेवल पर है इस समय पर। वहीं अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आप देखेंगे कि इस गैप को कंपनी फिल करती हुई दिख रही है, और मैंने टेलीग्राम चैनल में भी मेंशन किया था कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक अपने अच्छे सपोर्ट पर हैं। अगर आप चाहें तो इसको फर्दर जो है तो एडिशन कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के जब रिजल्ट आए थे तो मैंने एक बोला था कि अगर स्टॉक आपको 800 के नीचे 780 और 800 के बीच में मिले तो आप यहाँ पे इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। टारगेट इसमें काफ़ी ऊपर मुझे देखने को मिलते हैं, शायद आने वाले टाइम में ये आपको 1000 क्रॉस करता हुआ काफ़ी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है।
स्टॉक के अगर यहाँ पे आरएसआई की बात करें तो आरएसआई यहाँ पे 53 का चलता है। फर्दर अगर इसमें कभी गिरावट होती है तो आप इसको 730 से 720 के बीच में भी फर्दर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेट होता रहूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।